हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पथ। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और जो भी अभी तक फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि जो एंशियंट हिस्ट्री है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यस, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं आपकी स्टोन एज से लेकर हमारा जो चालुक्यास हो गए, पल्लवास वगैरह हो गए, कांची वाला सारा जो सिस्टम था हमने सब कवर कर लिया है। हमने सिर्फ दो चीज़ें स्किप की थी, वो था आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, हमने बोला था कि इसको हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एन वी बिलोंग टू बिहार एंड कहीं ना कहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो बिहार से बहुत ज़्यादा वो रखता है। बुद्धिज्म का आपको पता है गया को लेकर है कि वहाँ पे जो हमारे गौतम बुद्धा थे उनको एनलाइटनमेंट मिला था, और जैनिज्म तो आपको पता ही है यहीं पे हमारे जो 24th तीर्थंकरा थे जैन के, उन्होंने बर्थ लिया था। ठीक है, सो बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ टॉपिक विच इज यू कैन से कि कहीं ना कहीं फेवरेट भी है बीपीएससी का, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट थिंग दैट एंशियंट हिस्ट्री यहाँ से खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज आर एंशियंट हिस्ट्री 5। और जितनी भी चीज़ें इस बुक से पढ़ने के बाद हमने की है दोज हैव बीन मार्क्ड इन माय लूसेंट। सो आप भी अपना पेन पेपर कलरफुल पेन्स और पेंसिल वगैरह लेकर बैठे और अपने लूसेंट को थोड़ा कलरफुल कर लेंगे। एंड जिन्होंने भी इससे पहले की वीडियोस मिस कर दी है वो ये देखो, लूसेंट मास्टर हिस्ट्री करके है, यहाँ पे ऑलरेडी 4 वीडियोस आ चुकी हैं। ये 4 वीडियोस देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, ताकि आपका पीछे की भी कोई चीज़ें जो है वो ना छूटे। और पीडीएफ जितने भी कंटेंट आपके यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे वो आपका एडीओ का रीजनिंग हो, लक्ष्मीकांत चल रही है पॉलिटी की, ठीक है, और एडीओ मैथ्स चल रहा है, जो भी आप साइंस एनसीईआरटी सीरीज है उसके पीवाईक्यूज भी आ चुके हैं। ठीक है, घटना चक्र सीरीज जो है वो भी आ चुकी है। तो ये जाके आप टेलीग्राम आप यूट्यूब से प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और उन सबके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव। या सो अगर हम बात करें बुद्धिज्म की, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अबाउट बुद्धाज लाइफ। ठीक है, तो बुद्धा की लाइफ के बारे में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो हमारे फाउंडर थे बुद्धिज्म के वो कौन थे, तो वो हमारे गौतम बुद्धा जी थे। इनका बर्थ कब हुआ था? इनका बर्थ हुआ था जो हमारा बैसाख होता है, इट्स अराउंड आई गेस अप्रैल के आसपास होता है बैसाख का महीना। बैसाख के पूर्णिमा वाले दिन इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? लुम्बी वन। ठीक है, लुम्बी वन जो है ये आपका नेपाल में पड़ता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था शाक्य क्षत्रिय क्लैन में। इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी बोला जाता है क्योंकि इनके क्लैन का नाम था शाक्य। ठीक है, इनके फादर का क्या नाम था? तो इनके फादर का नाम था शुद्धोधना। ठीक है, इनके फादर जो थे वो शाक्य क्लैन से ही थे और इनका नाम था शुद्धोधना, जो कि कपिल वस्तु के रिपब्लिकन किंग हुआ करते थे। मदर का नाम क्या था? तो इनकी मदर का नाम महामाया था। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। अच्छा, फादर जो थे वो रिपब्लिकन किंग थे कहाँ के? कपिल वस्तु के। और जो मदर थी वो प्रिंसेस थी कहाँ की? तो वो कोयलिया रिपब्लिक की प्रिंसेस थी। तो ये हमें रिमेंबर करना है। नेक्स्ट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि उनकी जो मदर थी उनका डेथ बहुत जल्दी हो गया था। ठीक है, तो उनकी एक स्टेप मॉम थी। ठीक है, उनके डेथ के बाद जो उनकी स्टेप मॉम थी उनका नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतमी। दिस नेम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मतलब शी बिकेम हर हिज डिसाइपल। ठीक है, कुछ टाइम बाद जब बुद्धा एनलाइटनमेंट वगैरह उन्होंने हासिल कर लिया था, उसके बाद इनकी जो स्टेप मदर महाप्रजापति गौतमी थी, शी वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड स्टार्टिंग वाली जो एक पहली फीमेल डिसाइपल इनकी यही थी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि इनकी जो शादी थी वो किससे हुई थी? तो इनकी शादी यशोधरा से हुई थी। ये आपकी प्रिंसेस थी शाक्य डायनेस्टी की, और इनके साथ इनका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। अब चार लोगों को देखने से जो बुद्धा है उनका एक टर्निंग पॉइंट आया उनके लाइफ में, जिसके बाद की उनका पूरा चेंज हो गया था माइंड। ठीक है, पहला साइड था एक ओल्ड मैन का कि इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरा, इन्होंने एक डिजीज्ड पर्सन को देखा जिसको बीमारी थी, एक डेड बॉडी और एक एसेटिक। इन 4 लोगों को देख के इनके दिमाग में कुछ चीजें आई और उसके बाद इन्होंने अपना घर द्वार राजपाट सब छोड़ दिया। इन्होंने सब कुछ रिनाउंस करके एंड इसी चीज को जब उन्होंने जो रिनेंसिएशन जो है, जब इन्होंने इन सारी चीजों को त्यागा था, इस चीज को हम लोग कैसे रेफर करते हैं? तो वी रेफर इट एज महाभिनिष्क्रमणा।
ठीक है, ग्रेट गोइंग फोर्थ। और ये फिर एक एसेटिक बन गए। इनको जो इनके रास्ते में सबसे पहले जो टीचर मिले थे उनका नाम क्या था, इनका था अलारा कल्मा। तो ये जो बुद्धा के जो पहले टीचर थे इनका नाम पूछा जाता है क्योंकि इनके पहले टीचर का नाम था अलारा कल्मा। और ये जो थे ये क्या थे, ये एक सांख्य फिलोसफर थे। यस, जैसा आपको पता है कि हमारी जो सांख्य फिलोसफी षड दर्शन का पार्ट है, ठीक है, सांख्य फिलोसफी हमारे षड दर्शन का पार्ट है। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि सांख्य फिलोसफी के फाउंडर कौन थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ये हमने हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की सेकंड वीडियो में ही इसको डिस्कस किया है, षड दर्शन को। वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया था इसे कैसे याद रखना है। तो जिसने भी वीडियो में इसकी वो वीडियो देख ले और जिसको पता है ऑलरेडी, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अलारा कल्मा जो थे वो सांख्य फिलोसफर थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके दूसरे टीचर जो थे नेक्स्ट, वो कौन थे, उद्रक रामपुत्रा। ठीक है, 29 साल की उम्र में इन्होंने चीजों को त्याग करने के बाद 35 की साल की उम्र में इन्होंने क्या किया, पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे। और ये बोध गया में पीपल का पेड़ है, वहां पे इन्होंने इनको बैठ के निरंजना नदी, जो कि मॉडर्न फल्गु नदी है, ठीक है, वहां पे इन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। और उसके बाद इनको हम लोग क्या बोलने लगे, बुद्धा या फिर द एनलाइटेंड वन या फिर तथागत। ठीक है, बुद्धा या फिर तथागत। इन्होंने अपना पहला सरमन था वो वो किया था, इन्होंने अपना पहला सरमन जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ जो है आपका वाराणसी के पास एक जगह है, वहां पे डियर पार्क में इन्होंने सबसे पहली बार जो सरमन है वो उन्होंने कितने लोगों को दिया था, तो 5 डिसाइपल्स को दिया था। अब देखो मैं सारे पॉइंट्स को इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ ना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको महावीरा में भी पढ़नी होगी कि अच्छा उनके मदर का नाम क्या था, फादर का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था। और बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। जैसे अगर महावीरा को आप देखोगे तो उन्होंने 11 डिसाइपल्स को पहली बार सरमन दिया था, इन्होंने 5 को दिया था। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, आपको क्लियरली याद रखना पड़ेगा। यू नेवर नो, आपसे इन सारी चीजों पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसी चीज को यहाँ पे जैसे ही इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, इसी को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद इनका जो डेथ है वो हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर एक जगह है आपका यूपी के पास, और उनकी डेथ को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो महापरिनिर्वाणा। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अब ये जो 4-5 चीजें जो अभी हमने डिस्कस की ना, इसको ये जो टेबल है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इस टेबल से आपका मैच द फॉलोइंग आता है। तो इनके जन्म को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो उसका सिंबल है आपका लोटस या फिर बुल। जब इन्होंने सारी चीजों का त्याग किया था उसको हम लोग डिनोट करते हैं हॉर्स से। जब इन्हें निर्वाणा या एनलाइटनमेंट जब प्राप्त हुई थी तो उसे हम बोधि ट्री से, क्योंकि पीपल ट्री के नीचे हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे मिला था इन्हें निर्वाणा, तो बोधि ट्री से करते हैं। और पहला सरमन जो है ये व्हील से दिखाया जाता है। और व्हील से दिखाने का हमारा क्या पर्पस है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, जो सारनाथ में जो उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन से हम लोग डिनोट करते हैं। और महापरिनिर्वाणा मतलब यहाँ पे आपका स्तूपा से डिनोट करते हैं, स्तूपा इसका सिंबल है। और ये महापरिनिर्वाणा कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर यूपी में। तो ये टेबल आपको यहाँ से बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये वाला भी पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि कंथका कौन थे, तो बुद्धा के हॉर्स का नाम कंथका था। चन्ना उनके चैरियटर का नाम था, जो उनका घोड़ा कोई चलाएगा ना, वो खुद तो चलाते नहीं होंगे, तो उनके जो चैरियटर थे उसका नाम चन्ना था। देवदत्ता उनके कजन का नाम था। और एक नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सुजाता, क्योंकि सुजाता जो है इन्होंने जब बुद्धा वहां पे अपना ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान के बाद जो है उन्हें खीर जो है इन्हीं सुजाता ने ही परोसी थी। ठीक है, उन्हें खीर सुजाता ने लाके दिया था, तो इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। तो इन्होंने 4 चत्वारी आर्य सत्यानी बोला था। 4 इनके एक मेजर सत्य थे जो कि एसेंस है बुद्धिज्म का। पहला कि लाइफ जो है ना, सबकी लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, सबम दुखम, सबके जीवन में दुख है, आपके जीवन में दुख है, मेरे जीवन, सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। दुख के कुछ कारण होते हैं, कुछ कॉजेज होते हैं, उसको अब उसका क्या है, तो अगेन दुख समुदाय द्वाश निदान या प्रति समुत्पादा। तो देयर इज कॉजेज ऑफ सॉरो। सौरों को आप रोक नहीं सकते हो, दुख को जो है ना, दुख निरोधा इसे। अच्छा, और अगर आपको दुख को रोकना है तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो उसका सोल्यूशन उन्होंने बताया है निर्वाणा, मेडिटेशन। ठीक है, आप एनलाइटनमेंट और मतलब मेडिटेशन करो बेसिकली, तो आपको आपका दुख का इलाज भी मिलेगा। और
द पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सॉरो, जो ऐसा पाथ जिससे कि आपका जो दुख है वो खत्म हो सकता है, उसके लिए इनका सोल्यूशन सिंपल है, अष्टांगिका मार्ग। अष्टांगिका मार्ग में आपकी 8 चीजें हैं, इसे बोलते हैं हम लोग 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, इसमें इन्होंने यही बताया था कि भाई आप राइट ऑब्जर्व करो, राइट डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपकी स्पीच सही होनी चाहिए, एक्शन सही होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इनकी थी। इसके अलावा इन्होंने हेतुवाद दिया था, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि भाई किस चीज का हेतुवाद मतलब क्या, हेतु किस कारण, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट हो गया। क्षणभंगावाद ये, ठीक है, शानभंगावाद। तो अब ये जो क्षणभंगावाद जो है ये इट इज मोमेंटरीनेस। क्षण मतलब क्या होता है, एक मोमेंट, तो ये जो क्षण वाली बात है ये भी मोमेंटरीनेस पे भी इनके काफी क्वेश्चंस बने हुए, आप यूपीसी वर्ग के पीवाईक्यूज लगाओगे तो आपको वहां पे मिलेगा। तो ये मोमेंटरीनेस और इम्परमानेंस वाला जो कंसेप्ट था, कि जैसे आजकल के टाइम पे भी हम बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, तो ये जो टेम्पररीनेस इम्परमानेंस वाला ये आज का नहीं है, दिस हैज बीन ऑलरेडी सेड बाय आवर बुद्धा। ठीक है, तो उन्होंने भी बताया था कि भाई शानभंगवादा उन्होंने थ्योरी एक्सप्लेन की थी, जहां पे उन्होंने बोला था मोमेंटरीनेस की बात की थी, इम्परमानेंस की बात की थी। इन्होंने ये भी बोला था कि जो डिजायर है, हम लोग की जो डिजायर्स है वही हमारा रूट कॉज है सॉरो का, बिकॉज अगर डिजायर्स नहीं होंगे तो सॉरो फिर क्यों ही होगा। और अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए लाइफ का, कि हमें निर्वाणा अटेन करना है, लिबरेट होना है इन सारी चीजों से। तो दैट इज अ प्योर ब्लिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मध्य मार्ग या मध्यामा प्रतिपाद। ठीक है, तो इन्होंने, जैसे आप जैनिज्म में देखोगे ना, तो जैनिज्म में चीजें बहुत एक्सट्रीम में चलती है। ठीक है, एक्सट्रीम में चलती है, जैसे आपने जब चंद्रगुप्त पढ़ा था हमने, तो चंद्रगुप्त के टाइम पे मैंने बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो श्रवण बेलागोला गए थे, वहां पे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है, अपने प्राण त्याग दिए थे। कैसे त्यागा था, तो वहां पे उनका काया कलेशा होता है। काया कलेशा में ये लोग अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं। अभी रिसेंटली भी एक लड़की न्यूज में थी, उसने भी मतलब शी वॉज हार्डली 5 years old, एंड उसने भी सेम ये जैनिज्म वाले उसके थ्रू उसने भी अपने प्राण त्याग दिए, उसने खाना पीना सब बंद कर दिया था। तो ये बुद्धिज्म में क्या होता है कि मध्य मार्ग, यू डोंट हैव टू बी ऑन एक्सट्रीम, आपको बहुत लग्जूरियस लाइफ भी नहीं जीनी है और बहुत ज्यादा सिवियर एसेटिज्म भी नहीं करना है। तो बुद्धिज्म आपको सिखाता है कि भाई मध्य मार्ग फॉलो करो। ठीक है, बुद्धा के भी, बुद्धिज्म के 3 रत्नास हैं। 3 रत्नास कौन से, BDS। ठीक है, मैं ऐसे याद रखती हूँ, BDS, बुद्धा धर्म संगा। ठीक है, बुद्धा धर्म संगा, ये इनके 3 रत्नास है, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट है हमारे 4 काउंसिल। ये चारों काउंसिल सुपर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका चेयरमैन और इसका रूलर दोनों पूछा जाता है, पैट्रॉन और वेन्यू भी पूछा जाता है। तो ये आपको वेन्यू, चेयरमैन और पैट्रॉन तीनों चीजें याद रखनी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हुई थी सप्तपर्णी केव में, हमने पढ़ा था किसके टाइम हुई थी, अजातशत्रु किसके टाइम पे थे, तो हरियाणा डायनेस्टी के टाइम पर थे। दिस वी नो, हम ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके टाइम पर कौन था, तो इसके टाइम पे महाकसप्पा थे। ठीक है, अजातशत्रु के टाइम पे कौन थे, महाकसप्पा थे। ठीक है, अच्छा, अब बुद्धिज्म के ना हमारे पास 3 बुक्स हैं। ठीक है, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है इसको हम लोग पाली टेक्स्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं और संस्कृत टेक्स्ट भी है, जिसे अनुपाली भी बोला जाता है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट की जो टेक्स्ट है वो उनके पाली लैंग्वेज में है, और अनुपाली लैंग्वेज या फिर जो कि मतलब अनुपाली मतलब जो कि पाली में नहीं है, पाली के अलावा किसी लैंग्वेज में, तो इन जनरल संस्कृत टेक्स्ट है, उन्हीं को अनुपाली भी बोलते हैं। तो पाली टेक्स्ट है और अनुपाली टेक्स्ट है। 3 मेजर जो आपके 3 जो त्रिपिताकास है, जो 3 मेजर टेक्स्ट है उन्हें बोलते हैं हम लोग त्रिपिताका। ठीक है, और ये जो त्रिपिताकास है इसका क्या है, तो एक है आपका विनय पिताका, सुत्त पिताका और अभिधम्मा पिताका। ठीक है, विनय पिताका, सुत्त पिताका और अभिधम्मा पिताका। अब आपके जो शुरू के 2 पिताकास है ना, विनय और सुत्त पिताका, ये आपका पहली बार में बन गए थे। ठीक है, जब पहली काउंसिल हुई थी, सुत्त पिताका और विनय पिताका, उसी टाइम पर मतलब कंपाइलेशन इसका स्टार्ट हो गया था। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में आपका कंपाइलेशन जो है सुत्त पिताका और विनय पिताका का शुरू हो गया था। फिर आ जाता है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की, अगर हम लोग बात करें तो ये हुआ था आपका काल अशोका के टाइम पे, और इस टाइम पे कौन थे, सब्बा कम्मी। कौन थे इस टाइम पे, सब्बा कम्मी चेयरमैन हुआ करते थे। ठीक है, तो इसे मैंने कम्मी और काल अशोका करके ऐसे याद रखा है कि काल अशोका कम्मी ऐसे कुछ करके बना के याद कर लो। ठीक है, तो इस टाइम पे आपके काल अशोका थे। काल अशोका कौन थे, तो हरियाणा डायनेस्टी के बाद जो शिशुनगर डायनेस्टी आया था, ठीक है, उसी के जो बेटे थे काका वर्ना, जिसके बारे में हमने बोला था, जिसे काल अशोका भी बोलते थे, तो ये वही काल अशोका है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है अगेन ये कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। अच्छा, ये कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। क्यों, क्योंकि शिशुनाग डायनेस्टी का अगर आपको पता हो तो कैपिटल क्या था, वैशाली था, तो ये वैशाली में हुआ था। देखो, आप जिस भी डायनेस्टी का चल रहा है ना, उस बस वेन्यू याद रखने के लिए ध्यान रखो, हरियाणा डायनेस्टी का मोस्ट ऑफ द टाइम जो कैपिटल रहा था वो राजगृह रहा था, तो उन्होंने अपने कैपिटल में
कराया था। उसी तरह से काल अशोका ने अपने कैपिटल वैशाली में कराया। अशोका का कैपिटल पाटलिपुत्र था तो उसने अपने कैपिटल पाटलिपुत्र में कराया। तो अशोका के टाइम पे मोगालीपुत्र तीसा थे। अशोका के टाइम पे आपने पढ़ा होगा कि ये तीसा पियादसी और ये सब नाम जो है उसी टाइम पे चलते थे। तो इस तरह से ध्यान रखना कि पियादसी राजा और ये पियादसी ये सब अशोका के खुद के नाम थे। तो उस टाइम पे इस टाइप के नाम तीसा मोगालीपुत्र ये सब नाम जो है चला करते थे। तो ये उन्हीं के टाइम का है। और अशोका के टाइम पे आपका जो थर्ड पिताका था अभिधम्मा पिताका, वो इस टाइम पे कंपाइल हुआ था जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था। इसके बाद आ जाता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है दिस इज द ओनली काउंसिल जो कि बिहार में नहीं हुआ है। आप देख सकते हो कि तीनों बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो बिहार में हुआ है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो बिहार में नहीं हुआ है, वो कश्मीर में हुआ है। और किसके अंडर हुआ था? तो ये कनिष्का के अंडर हुआ था, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड अशोका भी बोलते हैं, जो कि हमारे कुषाण डायनेस्टी के हैं। रावा तक इंस्क्रिप्शन जो हमारे वीमा कटफाइसिस, कुजुल कटफाइसिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रिकॉल हो जानी चाहिए। आप रिलेट कर करके आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आप कनिष्का याद आए तो वीमा कटफाइसिस, कुजुल कटफाइसिस, फिर आपको रापता के इंस्क्रिप्शन ये सब याद आ जाना चाहिए। गोल्ड कॉइन्स याद आ जाने चाहिए, ठीक है। चरक वगैरह याद आ जाने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। फाइन। तो ये कहां पर हुआ था? ये कुंदलवन में हुआ था। इनके चेयरमैन कौन थे? तो इनके चेयरमैन थे वसुमित्र और वाइस चेयरमैन कौन थे? अश्वघोषा। तो दोनों पूछा जाता है यहाँ से कि इसके चेयरमैन कौन थे? वसुमित्र। और वाइस चेयरमैन कौन थे? अश्वघोषा। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वसुमित्र और अश्वघोषा दोनों ही काफी अच्छे इन्होंने टेक्स्ट वगैरह लिख कर गए हैं बुद्ध धर्म के लिए, तो इसीलिए दोनों का नाम काफी फेमस है। अच्छा, इस टाइम पर क्या हुआ था? तो इस टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे ये जो पूरा आपका बुद्धिज्म का जो था, इसको दो भाग में डिवाइड हो गए थे सारे लोग, जिसे हम बोलते थे हीनयाना और महायाना, ठीक है। हीनयाना और महायाना में ये लोग डिवाइड हो गए थे। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की। तो विनय पिताका में आपका मोनास्टिक कोड दिया हुआ है कि किस तरीके से जो आप बौद्ध धर्म के अगर हो तो फॉलो कर रहे हो तो क्या कोड होना चाहिए आपका, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। सुत्त पिताका में आपकी जो बुद्धा ने जो भी चीजें मतलब बोली थी, ठीक है, उन्होंने जो भी सेइंग्स जो थे उनके जो उन्होंने सिखाई थी वो सुत्ता पिताका में, ठीक है। तो सुत्ता और सेइंग्स, ठीक है। सुत्ता में क्या है? सेइंग्स है। विनय पिताका में आपके मोनास्टिक कोड है। और जो अभिधम्मा पिताका है, अभिधम्मा पिताका में आपका फिलॉसफी है, ठीक है। जो भी बुद्धा की जो फिलॉसफी है, क्योंकि उस टाइम तक जो अभिधम्मा पिताका जब बन रहा था तो देखो अजात शत्रु तक ना बुद्धा कहीं ना कहीं जिंदा थे। हमने पढ़ा था कि जो बुद्धा थे वो किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बिम्बिसरा के कंटेम्प्रेरी थे। उसके बाद अजात शत्रु उनके बेटे थे बिम्बिसरा के। तो अजात शत्रु तक भी कहीं ना कहीं जो हमारे बुद्धा थे वो जिंदा थे, ठीक है। पर उसके बाद वो खत्म हो गए, ठीक है। ही एक्सपायर्ड, ही पास्ड अवे। तो अब जो है अभिधम्मा पिताका तब जब आया, अभिधम्मा पिताका जब बना तो उस टाइम पे बुद्धा की जो फिलॉसफी थी उसको उसमें है। अब अभिधम्मा पिताका में आपके दीघ निकाया है, मजीम और ये सारे डिफरेंट निकायाज है, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक है मिलिंद पानो। ये मैंने उस टाइम पर भी बताया था। ये जो मिलिंद पानो है ये आपका एक इंडो ग्रीक रूलर थे, ठीक है। मिलिंदा जो कि आए थे जिस टाइम पे हमारा गोल्ड कॉइन्स वगैरह इश्यू होना स्टार्ट हुआ था, तो उनको कन्वर्ट किया था। एक बुद्धिस्ट सेंट थे जिनका नाम था नागासेना। तो नागासेना ने क्या किया था? इन मिलिंदा को कन्वर्ट किया था। ये एक इंडो ग्रीक रूलर थे, इनको एक बुद्धिस्ट बना दिया था। उन मिलिंदा पानो जो बुक है उसमें बेसिकली आपके मिलिंदा ने सवाल किए हैं और नागासेना ने जवाब दिए। तो ये एक डायलॉग है बिटवीन मिलिंदा एंड नागासेना। उसके बाद दीपवंश और महावंश, ये आपके मैगजीन टाइप से ग्रेट क्रॉनिकल्स है। कहाँ के हैं? तो ये श्रीलंका के ग्रेट क्रॉनिकल्स है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने बताया ना हमारे कुछ होते हैं अनुपाली टेक्स्ट जो कि आपके पाली लैंग्वेज में नहीं होते। तो जैसे मुझे अभी याद आ रहा है ये जो आपका अभी इंजीनियरिंग सर्विस का जो पेपर हुआ था, ठीक है, बिहार में अगस्त के महीने नहीं जुलाई के महीने में हुआ था, उसमें पूछा था कि जो बुद्धा के उसमें जो जीएस का क्वेश्चन आया था उसमें एक क्वेश्चन था कि बुद्धा के जो टेक्स्ट हैं वो कौन सी लैंग्वेज में है? तो पाली लैंग्वेज में है, ठीक है। उसमें प्राकृत और अलग अलग लैंग्वेज, ब्राह्मी और ये सारी चीजें भी दे दी जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड भी, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा आपको ये बुद्ध चरित्र, सौंदर्य नंदा, सूत्र अलंकार, ये तीनों आपको रिमेंबर करने हैं। रीजन भी ये याद होना चाहिए क्योंकि अश्वघोषा ने लिखा था। अच्छा, अब अश्वघोषा कौन थे? तो देखो यहां से रिलेट हो गया। अश्वघोषा जो है वो वाइस चेयरमैन थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के, ठीक है। उसके बाद वसुमित्रा ने क्या लिखा था? तो महाविभाषा शास्त्र, ये वसुमित्रा ने लिखा था। महाविभाषा और वसुमित्र, ठीक है। विभाषा वसुमित्र, इन्होंने महाविभाषा शास्त्र लिखा था। ये आपके फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन थे। उसके
अलावा बुद्धघोषा थे, इन्होंने विशुद्ध धमागा लिखा था। तो विशुद्ध धमागा जो है वो पूछा जाता है बुद्धघोषा का। और ये करिका करिका जिसमें भी लगेगा, मध्यामिका करिका, प्रजना परपर करिका, ये सब आपके नागार्जुना ने लिखा था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म जो है हमारे दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था बुद्धिज्म। ठीक है, कब हुआ था? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। पहला जो सेक्ट था वो था आपका हीनयाना। हीनयाना में क्या होता था? तो इसमें ये लोग आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। जैसे आप अगर बिहार आओगे, बिहार में क्या होता है कि हम बोध गया जाएंगे तो हम देखते हैं कि बुद्धा जी की मूर्ति लगी है और बुद्धा जी की मूर्ति के सामने हम पूजा करते हैं। पर ये जो हीनयाना है ये मूर्ति वाले पूजा में बिलीव नहीं करते हैं। ये लोग पाली लैंग्वेज ही फॉलो करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग था बुद्धिज्म का वो पाली लैंग्वेज ही था, पाली लैंग्वेज में ही सारी चीजें चलती थी। तो ये जो ऑथेंटिक जो चीजें थी उसी को फॉलो करते हैं। और ये है आपका, इसे बोलते हैं सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, क्योंकि ये आपका साउथ साइड में ज्यादा प्रेवलेंट है इंडिया के। ठीक है, सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बोलते हैं क्योंकि सदर्न रीजन में ही ज्यादा प्रेवलेंट है। और ये आपका श्रीलंका, बर्मा, ये सब जगह में यही होता है। ठीक है, इसके दो सबसेक्ट्स हैं, इसके अंदर भी दो भाग बने हुए हैं। उसका नाम है वैभाषिका और स्वतंत्रिका। ठीक है, वैभाषिका और स्वतंत्रिका हीनयाना के ही दो छोटे बेबीज है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीनयाना। महायाना जो है, महायाना जो है इसमें होता है आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप मतलब आप आइडल की पूजा करोगे। संस्कृत लैंग्वेज यहाँ पे फेवर किया जाता है और इसको बोलते हैं नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में आपको इसी टाइप का बुद्धिज्म मिलेगा। जैसे चाइना, कोरिया, जापान, इन सब जगह अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी बुद्धा की मूर्ति की पूजा की जाती है। इनका अगर आप देखोगे तो इसके सबसेक्ट्स है। इसके सबसेक्ट्स कौन से? तो मध्यामिका या फिर शून्यवाद जो कि नागार्जुना ने किया था, योगाचार या फिर विजनवाद जिसके मैत्रेयनाथ फाउंडर थे। ठीक है, तो ये आपके इसके सबसेक्ट्स हो गए। इसके अलावा अगर आप देखोगे वज्रयाना, तो वज्रयाना जो है ये आपका वेस्ट बंगाल और थोड़ा बिहार वाला जो रीजन है वहां पर ये वज्रयाना मिलता है। क्योंकि बिहार इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वज्रयाना के जो ये ना तांत्रिक कल्ट है। ठीक है, मैजिकल पावर और तांत्रिक पूजा वगैरह से ही रिलेटेड था। ठीक है, बौद्ध धर्म का वो वाला सेक्शन था जो कि तांत्रिक पूजा वगैरह करने लगा था। तो इसकी जो आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री आपको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से मिलेगी। इस पे एक क्वेश्चन भी आया था 69 बीपीएससी में। तो जो वज्रयाना सेक्ट है वो तांत्रिक कल्ट से रिलेटेड है, तांत्रिक पूजा वगैरह से रिलेटेड है, और ये बंगाल और बिहार में काफी प्रेवलेंट रहा था। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका मेंशन कौन सी बुक में है? तो ये आर्य मंजूश्री कल्पा एक बुक है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आर्य मंजूश्री कल्पा में मेंशन है। इसके बाद आ जाता है बोधिसत्व। बोधिसत्व में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये पद्मपानी। ये जो पद्मपानी है ये पूछा जाता है क्योंकि ये आपका अजंता की जो पेंटिंग्स है वहां पर पद्मपानी वाला जो बोधिसत्व है वो। अब ये जो बोधिसत्व है ना, इनको मैं आपको ऐसे बता दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए सिंपल सा कीजिए कि ये जितने भी आपके बोधिसत्व हैं इनको आप एक बार गूगल करें, क्योंकि सब ना डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में है कि बुद्धा ने कैसे, और वहां से आप इसे अगर इमेजिन करेंगे तो ये ज्यादा समझ आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्रेड श्राइन्स। तो बुद्धा की जो लाइफ थी उसके आपके 8 अष्ट स्थान हैं जो कि सुपर इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ऑब्वियसली उनके लिए जहां वो जन्म लिए थे, जहां उन्हें सरमन उन्होंने पहला दिया था, ये सारी जगह इंपॉर्टेंट होंगी। तो सबसे 4 प्लेसेस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका हाँ जो मेन है बर्थ, एनलाइटनमेंट, फर्स्ट सरमन और डेथ। ठीक है, बर्थ के लिए लुम्बिनी हो गया आपका नेपाल, एनलाइटनमेंट इनका कहाँ हुआ था? तो बोध गया, पहला सरमन सारनाथ और डेथ का कुशीनगर। इसके अलावा 4 और इम्पोर्टेंट जगह है, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली और सांकस्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग स्तूपास। स्तूपास तो हमें पता ही है, रेलिक्स हैं बुद्धास के, जो भी आपके बौद्ध धर्म वाले जिनके जब वो एक्सपायर कर जाते हैं तो उनके जो मतलब अस्थि वगैरह जो रेलिक्स होते हैं उसको उसके नीचे रखा जाता है। चैत्या जो है इनका प्रेयर हॉल होता था जहाँ पे ये लोग प्रेयर करते थे। विहारास जो है, विहारास से ही हमारा बिहार को नाम मिला है, ये इनकी रेसिडेंसी वाली मोनास्ट्रीज होती थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि नालंदा जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड किया था? तो वो आपके कुमारगुप्त फर्स्ट ने फाउंड किया था। इसके अलावा ओदांतपुरी और विक्रमशिला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेडिवल के टाइम पे समझ आएगा। हालांकि मैं अभी आपको बता देती हूँ, ओदांतपुरी जो है ये आपके मेडिवल टाइम के जो रूलर थे, जो हम पढ़ते हैं ना गुर्जरा, प्रतिहारा और पालास, ट्राइपाटाइट स्ट्रगल। तो पालास आपके इधर बंगाल और बिहार साइड में थे। तो पाला के जो फाउंडर थे वो कौन थे? गोपाला थे। तो गोपाला ने ही ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी सेटअप किया था बिहार शरीफ में। और
उसके बाद उनके बेटे जो थे वो धर्मपाला। धर्मपाला ने क्या किया, पहली चीज तो जो नालंदा था धर्मपाला के टाइम तक शांत हो चुका था, ठीक है, वहां पे चीजें थोड़ा डाउन जा चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, खत्म तो नहीं मतलब शांत हो गई थी, थोड़ा डाउन जा गया था। तो धर्मपाला ने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था, ठीक है, दोबारा से वहां पे एक्टिविटी स्टार्ट की थी कि भाई जोरों शोरों से चीजें चले, पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से हो। तो धर्मपाला जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था। देखो इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं नालंदा से रिलेटेड। नालंदा को फाउंड किसने किया था, कुमारगुप्त फर्स्ट ने। उसको रिवाइव किसने किया था, तो धर्मपाला ने किया था। और धर्मपाला ने एक और नई यूनिवर्सिटी बनाई जो कि हमारी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर, भागलपुर में, ठीक है। विक्रमशिला गैंगेटिक जो सेंचुरी, डॉल्फिन सेंचुरी, वो भी आपका भागलपुर में ही है। तो विक्रमशिला आपका सेतु भी है, वो भी भागलपुर में। तो विक्रमशिला एक ट्रेन भी चलती है आपकी दिल्ली टू भागलपुर। तो ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये आपका किसका था, ये आपका धर्मपाला ने स्टैब्लिश किया था। और धर्मपाला ने ही सोमापुरी यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश किया था नॉर्थ बंगाल में। तो ये आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट है अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अशोका जो है ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म। उन्होंने सबसे ज्यादा बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था। आज जो हम बुद्धिज्म देखते हैं कि वो इतनी इतनी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फैल गया है, इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ अशोका, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनका नाम क्या था, तो इन्होंने ये महेंद्र और संगमित्रा, ये इनके बेटा और बेटी थे, इन्होंने इनको श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका में किसके पास भेजा था, तो इन्होंने देवनम्पिया तिस्सा, वहां के जो रूलर थे देवनम्पिया तिस्सा, मैंने कहा ना इस टाइप के नाम ना आपको अशोका के टाइम पे ही मिलेंगे, मुगालीपुत्ता तिस्सा, देवनम्पिया तिस्सा, पियादसी, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा मुगालीपुत्ता तिस्सा दिखेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि अशोका के टाइम का था। तो इन्होंने क्या किया, महेंद्र और संगमित्रा, इनके बेटा और बेटी को इन्होंने श्रीलंका भेजा था देवनम्पिया तिस्सा के पास, ताकि वो बुद्धिज्म को स्प्रेड कर सके, ठीक है। उसके बाद कनिष्का ने भी सेम चीजें की थी, इन्होंने भी स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के लिए काफी वो किया। और लास्ट जो पैट्रॉन्स थे जो कि बहुत ज्यादा जिन्होंने बुद्धिज्म को पुश किया, दोज वर ओनली पालास। पालास के बाद बुद्धिज्म को उतना किसी ने फैलाया वैलाया नहीं, फिर वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्प्रेड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जैनिज्म की। जैनिज्म में हमें पता है कि 24 तीर्थंकारास थे, ठीक है। सबसे पहले जो थे वो कौन थे, ऋषभदेव। ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या है, आदिनाथ, ठीक है। ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। और लास्ट तीर्थंकारा जो थे वो महावीरा थे, ठीक है। पहले तीर्थंकारा कौन थे, ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। लास्ट तीर्थंकारा हमारे महावीरा थे, ठीक है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण में जो ऋषभ देव थे या फिर जो आदिनाथ थे, विष्णु पुराण और भगवत पुराण में उनको क्या बताया जाता है कि भाई वो जो हमारे नारायण भगवान है उनके इनकारनेशन है, उन्हीं का एक रूप है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। दो तीर्थंकारा थे, ऋषभ और अरिष्टनेमी, ठीक है। अरिष्टनेमी और ऋषभ देव का जो नाम है ये आपको हमारे ऋग्वेदा में भी मिलेगा। हालांकि बाकी जो आपके 22 तीर्थंकारा है उनकी हिस्ट्री, उनकी सारी चीजें बहुत एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है। दो लोगों के बारे में हमें प्रॉपरली पता है, वो है हमारे एक परसनाथ। परसनाथ आपने सुना होगा, झारखंड में एक हिल पे उनका मंदिर है। और एक हो गया हमारे महावीरा, ठीक है। 23 और 24 तीर्थंकारा जो है इनका सब कुछ हमें पता है कहीं ना कहीं। तो परसनाथ जो थे वो भी आपके एक प्रिंस थे बनारस के, जिन्होंने अपना राजपाट सब त्याग दिया। और उसके बाद उन्होंने, परसनाथ हिल है झारखंड में, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है ये। कहाँ पर है ये, तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में एक हिल है परसनाथ, वहां पे इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने वहां पे अपना मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और वहीं पे इन्हें अपना कैवल्य वगैरह मिला होगा, ठीक है। इनकी 4 मेन टीचिंग्स थी, क्या थी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपारिग्रह। इन्होंने बोला था भाई 4 मेन जो है चीजें होती है, चतुर्थी दिया था इन्होंने। अहिंसा कि भाई किसी पे नॉन इंजरी, कि किसी को पे हमें नॉन वायलेंस बेसिकली। सत्य, नॉन लाइंग, कि भाई झूठ वगैरह नहीं बोलना। अस्तेय कि भाई स्टीलिंग वगैरह नहीं करनी। अपारिग्रह, नॉन पोजेशन, हमें मटीरियलिस्टिक नहीं होना है। महावीरा ने क्या किया, महावीरा ने परसनाथ ने जितनी टीचिंग्स दी थी उनको भी अडॉप्ट किया, प्लस उन्होंने बोला कि भाई एक और चीज होनी चाहिए, दैट इज योर ब्रह्मचर्या या फिर चैस्टिटी, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि महावीरा ने कौन सी टीचिंग जो है वो ऐड की थी, क्योंकि 4 टीचिंग तो ऑलरेडी से एग्जिस्ट कर रही थी जो कि आपने परसनाथ ने दी थी। तो महावीरा ने क्या ऐड किया था, तो महावीरा ने ब्रह्मचर्य ऐड किया था। अब सिंबल्स की अगर हम बात करें तो ऋषभ देव का सिंबल था बुल, सुपर इंपॉर्टेंट। कई बार
तीर्थंकारा और उनके सिंबल्स मैच करने के लिए दे दिया जाता है। अब देखो 24 के 24 आपको याद नहीं रहेंगे, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, उतना याद रखोगे तो बाकी आप कहीं ना कहीं एलिमिनेशन से कर सकते हो। तो एक अरिष्ट ने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूंछ शैल है इनका, महावीरा का लायन है और परसनाथ का सरपेंट है। ठीक है, तो ये 4 तो आपको याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, अरिष्ट नेबी का कोंच शेल जो हमारा शंख होता है, परसनाथ का सरपेंट सांप, ठीक है, और महावीरा का लायन है। ठीक है, तो ये 4। और ऋषभ देव का क्या है, तो ऋषभ देव का आपका बुल है जो कि फर्स्ट तीर्थंकारा थे। तो ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि देखो अरिष्ट नेमी और ऋषभ देव का नाम ऋग्वेदा में, परसनाथ महावीरा इनकी हिस्ट्री हमें पता है। तो अगर ये 4 याद है तो इनमें से 2 या 1 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा उसमें अपने सिंबल के साथ, तो आप एलिमिनेशन लगा लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं महावीरा की लाइफ। ठीक है, अब महावीरा की लाइफ जो है ये कब बॉर्न हुए थे, तो ये 540 बीसी में बॉर्न हुए थे। और आप अगर देखोगे तो जो आपके बुद्धा थे ये कब बॉर्न हुए थे, ये 563 बीसी में बॉर्न हुए थे। ठीक है, तो ये आपको टाइम ध्यान रखना है कि कौन कब बर्थ लिया था। महावीरा जो है वो 540 बीसी में बर्थ लिए थे और बुद्धा जो है वो 563 बीसी में बर्थ लिए थे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इन्होंने महावीरा ने कहाँ जन्म लिया था, तो एक कुंदाग्राम करके एक जगह है वैशाली बिहार में, इन्होंने यहीं पर जन्म लिया था। इनके फादर का नाम क्या था, तो इनके फादर का नाम सिद्धार्था था। बुद्धा के फादर का नाम क्या था, उनके फादर का नाम सुधोधना था। ठीक है, ये किस उसके थे, ये जनांत्रिका क्षत्रिय क्लैन के थे। वो किस क्लैन के थे, शाक्य क्लैन के थे। ठीक है, इनकी मदर का नाम क्या था, त्रिशला। उनकी मदर का नाम क्या था, महामाया। ठीक है, बुद्धा की मदर का नाम था महामाया, इनकी मदर का नाम था त्रिशला। तो इस तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद ये कहाँ की थी, तो ये आपकी किंग ऑफ वैशाली, मतलब सिस्टर ऑफ चेतका किंग ऑफ वैशाली। वैशाली के जो किंग थे उनकी ये सिस्टर थी। और वो किसकी प्रिंसेस थी, कोयला रिपब्लिक की प्रिंसेस थी। तो ये कुछ कुछ चीजें वहाँ पे काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है, इनको आपको क्लैरिटी रखनी है। महावीरा की शादी किससे हुई थी, इसकी शादी हुई थी यशोदा से। उनकी शादी यशोधरा से हुई थी। ठीक है, उनके बेटे का नाम क्या था, राहुल। और यहाँ पे महावीरा की बेटी थी जिनका नाम था अनोंजा। ठीक है, इनका नाम था अनोंजा प्रियदर्शनी। इनके हस्बैंड थे जमाई जमाली। ठीक है, जमाई जमाली क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि जमाली जो है एक इंपॉर्टेंट नाम है, ये इनके पहले डिसाइपल थे महावीरा के। तो जमाई जमाली जो है, जमाई इनके जमाई हो गए, जमाली ऐसे याद रखा मैंने, जमाई जमाली ये इनके फर्स्ट डिसाइपल थे। उन्होंने अपना घर द्वार सब कुछ कब छोड़ा था, 29 की एज पे। इन्होंने कब छोड़ा, 30 साल की उम्र में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और इन्होंने फिर एस्थेटिक बन गए इन सर्च ऑफ ट्रुथ। और इनके साथ एक थे इनके मखाली गोसाला। ठीक है, इनके दोस्त थे और बाद में कुछ डिफरेंसेस हुए दोनों के बीच में, जिसकी वजह से मखाली गोसाल सेपरेट हो गए और इन्होंने एक अलग सेक्ट निकाला जिसको हम बोलते हैं आजीविका सेक्ट। तो बहुत ये फेवरेट क्वेश्चन है, आई हैव सीन दिस इन लॉट्स ऑफ पेपर कि भाई हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मखाली गोसाल थे। इनको एट द एज ऑफ 42, बुद्धा को 35 साल की उम्र में मिला था, 7 साल लेट इन्हें मिला 42 की एज पे। इन्हें साल ट्री के नीचे, उनको पीपल ट्री के नीचे, इनको साल ट्री के नीचे जम्बिका ग्रमा या फिर कैवल्य प्राप्त हुआ। उनकी नदी कौन सी थी, उनकी निरंजना नदी। ठीक है, जो मॉडर्न आपकी फल्गु नदी है उसके नीचे मिला था। इनको रिजुपालिका नदी के नीचे, सॉरी नीचे कह रही हूँ, रिजुपालिका नदी के पास जो है इनको क्या मिला था, कैवल्य प्राप्त हुआ था, सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद इनको क्या बोलने लगे, कैवालिन बोलने लगे, और या फिर जीना, जितेंद्र या निग्रंथा। ठीक है, ये सारी चीजें इन्हें बुलाने लगे। अरहंत और महावीरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली महावीरा। ठीक है, इन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था, पावा में, उन्होंने सारनाथ में। उन्होंने 5 डिसाइपल को दिया था, इन्होंने 11 डिसाइपल्स को दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना 11 डिसाइपल्स, इसलिए बता रही हूँ कि 11 डिसाइपल्स, इनको 11 गांधारास या 11 गंधर्व्स बोलते थे। ठीक है, और इन्होंने बाद में इन्होंने जैन संघा भी फाउंड किया था पावा में। ठीक है, एट द एज ऑफ 72 वो एक्सपायर कर गए। कहाँ एक्सपायर किए थे, तो पावापुरी में ही। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट सरमन पावा में दिया था और पावापुरी में ही एक्सपायर भी कर गए। और इनके एकमात्र 11 गंधारास में से एकमात्र जो गंधारा बचे थे वो थे सुधर्मा। सिर्फ सुधर्मा जो है वो बच गए थे। ठीक है, बाकी 10 के 10 डिसाइपल्स जो है इनके साथ साथ ही जब तक ये 72 के एज हुआ, व्हेन ही पास्ड अवे, ऑलमोस्ट इनके सारे डिसाइपल्स ऑलरेडी खत्म हो चुके थे। बस एक डिसाइपल बचा था जिसका नाम था सुधर्मा। ये वही सुधर्मा है जिन्होंने भगवती सूत्र लिखा है। ठीक है, इन्होंने भगवती सूत्र लिखा। अब ये भगवती सूत्र यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका 16 महाजनपद के बारे में किस जैन टेक्स्ट में मेंशन है, तो वो आपका भगवती सूत्र में मेंशन्ड है। ठीक है, भगवती सूत्र आपका जैन टेक्स्ट है जिसमें आपके 16 महाजनपद के बारे में लिखा हुआ है। और ये जो 16 महाजनपद है, ये जो भगवती सूत्र है, ये किन्होंने लिखा था? ये आपके सुधर्मा ने लिखा था। 16 जनपद के बारे में आपका एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी मेंशन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है, वो आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, त्रिरत्नास ऑफ जैनिज्म, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, बुद्धिज्म के त्रिरत्नास कौन है? BDS। ठीक है, बुद्धा धम्म संघ, इनके जो त्रिरत्नास है वो क्या है? तो राइट फेथ, राइट आपका एक्शन होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, राइट नॉलेज और राइट एक्शन, कि आपका जो नॉलेज है वो भी सही होना चाहिए और आपके कंडक्ट और एक्शन शुड बी राइट। इन्होंने, मैंने बताया ना, 5 महाव्रत होते हैं जैनिज्म के। एक महाव्रत जो है वो आपके महावीरा ने ऐड किया था, जो कि ब्रह्मचर्य है। बाकी 4 महाव्रत किसके हैं? तो वो आपके परसनाथ के हैं। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, या आपके परसनाथ जी के हैं। और जो ब्रह्मचर्य, चैस्टिटी है, ये महावीरा जी ने ऐड किया था। इनके टाइम पे अगर हम बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि शायदवाद की थ्योरी इन्होंने दी थी कि मे बी परहैप्स, कि भाई शायद ये होगा, शायद वो होगा, तो ये इन्होंने दिया था। अनेकांतवाद, अगेन, कि भाई किसी चीज की बहुत सारे मल्टी साइड्स होते हैं, किसी चीज के बहुत सारे साइड्स हो सकते हैं, प्लूरैलिटी की बात इन्होंने की थी। उन्होंने मोमेंटेनियस की बात की, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, इन्होंने नियतिवाद भी दिया था। 2 ही काउंसिल्स हुए थे इसमें। पहली काउंसिल जो है ये किसने किया था? तो फर्स्ट जैन काउंसिल जो है ये स्थूलभद्रा ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ना 2 बहुत इंपॉर्टेंट जैनिज्म के वो थे। ठीक है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट जैनिज्म के वो थे, एक थे आपके स्थूलभद्र और एक थे आपके भद्रबहु। ठीक है, एक भद्रबहु थे और एक स्थूलभद्र थे। ठीक है, तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें कहा हुआ था, देखो जिस बुद्धिज्म में भी सेम है, सबने अपने कहाँ पे कराया है? तो सबने अपने वेन्यू कहाँ रखी? कैपिटल में रखी है, पाटलिपुत्र में रखी। तो इन्होंने भी अपना कहाँ रखा? कैपिटल पाटलिपुत्र में इन्होंने अपना वेन्यू को रखा। ठीक है, और चेयरमैन कौन थे? तो स्थूलभद्रा चेयरमैन थे। इस टाइम पर क्या हुआ था? तो जैनिज्म के आपके 12 अंगाज हैं, उनको कंपाइल किया गया था फर्स्ट काउंसिल में। दूसरा काउंसिल कहाँ पर हुआ था? ये आपका वल्लभी में हुआ था। इस टाइम पे कौन थे चेयरमैन? तो देवार्धी शमरमणा थे। ठीक है, देवार्धी शमरमणा थे। इस टाइम पे आपके 12 अंगा, इसका फाइनली मतलब हो गया था कि चलो अब इसे खत्म करते हैं, और उसके साथ 12 उपंगास बने थे। क्वेश्चन क्या आता है जैन लिटरेचर पे? पहली चीज ये पूछा जाता है लैंग्वेज, तो ये एक प्राकृत में लिखा गया है। अगर बहुत स्पेसिफिक होके पूछा जाएगा, उसमें ऑप्शन में अर्धमगधी प्राकृत भी दिया होगा, तो यू हैव टू टिक अर्धमगधी प्राकृत, क्योंकि एक्चुअल में ये अर्धमगधी प्राकृत में लिखा गया है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ प्राकृत। ठीक है, उसके अलावा इसके बुक्स में क्या क्या है? तो 12 अंगाज है, 12 उपंगाज है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो नोट है ना, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नोट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीरास प्रीचिंग कौन सा है? तो 14 पूर्वाज या परवाज जो है, ये आपके 12 अंगास का पार्ट है। ये आपका ओल्डेस्ट टेक्स्ट है महावीरा की प्रीचिंग्स का। ठीक है, तो ओल्डेस्ट टेक्स्ट पूछा जाता है, उसमें आपको 12 अंगा, 12 उपंगा, परिकरणास और 14 पूर्वास परवास दिया रहेगा। तो आपका आंसर क्या है? 14 पूर्वास या परवास। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 पूर्वा और परवा जो थे, ये आपके ओल्डेस्ट टेक्स्ट है महावीरा के प्रीचिंग के। ठीक है, वहां पे हमें लगता है कि यार हमने पहले अंगास बने थे तो हम अंगास टिक करके आ जाते हैं, नहीं। अंगास का भी एक पार्ट है, 12 अंगास का एक पहला वजह से हो सकता है ना कि पहले ये लिखा गया हो, फिर अंगास का कंपाइलेशन स्टार्ट हुआ हो। ठीक है, या फिर पहले क्योंकि अंगास का जो कंपाइलेशन है वो होते होते आप देख रहे हो 512 AD आ चुका था, फाइनल कंपाइलेशन होते होते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 12 अंगास का कंपाइलेशन होते होते क्या हो गया था, आपका 512 AD आ चुका था। तो 14 पूर्वास या परवास की अगर हम लोग बात करें, तो दोज आर द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीरास प्रीचिंग। उसके बाद मैंने बताया था ना, 2 थे इस टाइम पे, एक आपके स्थूलभद्रा थे और एक भद्रबहु थे। चंद्रगुप्त के टाइम पे दोनों ही थे, जो कि आपके जैनिज्म को वो करते थे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो कल्पसूत्र आपका किसने लिखा है? तो ये आपका संस्कृत में लिखा गया, ये भद्रबहु ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? संस्कृत में लिखा गया था, और ये किसने लिखा था? भद्रबहु जी ने लिखा था। ठीक है, इसके बाद आता है भद्रबहु चरिता। ये सारी बुक्स आपके कुछ हैं जो कि जैन से रिलेटेड बुक्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म।
जैनिज्म भी जो है ये आपका दो सेक्ट्स में बढ़ गया था। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो तो चले गए थे श्रवण बेलागोला अपना प्राण त्यागने और काया करने के लिए। उनके साथ जो है भद्रबहु जी चले गए थे, ठीक है। वो किसके साथ गए थे? भद्रबहु के साथ गए थे। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य वहां पे रहे, काया वगैरह किए, 12 साल खत्म हो गए वहां पे, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो खत्म हो गए, ठीक है, ही पास्ड अवे। 12 साल बाद भद्रबहु जो है वो पाटलिपुत्र वापस आए। अब ये जो भद्रबहु वाला जो सेक्ट था जो वहां गया, ये बहुत एक्सट्रीम था, मतलब इन्होंने कपड़े वपड़े पहनना सब छोड़ दिया था। तो इन्होंने अपना क्या किया, इन्होंने फाउंड किया, भद्रबहु जो चले गए थे इन्होंने अपना दिगंबरा फाउंड किया, ठीक है। तो आपको बस ऐसे याद रखना है कि भद्रबहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चले गए थे, इन्होंने फिर ये नेकेड रहना शुरू कर दिया था वहां पे, क्योंकि पहाड़ पे अकेले थे तो ये नेकेड रहना इन्होंने शुरू कर दिया। तो इनको बोलते थे हम लोग दिगंबरास। पर जो स्थूल भद्रा थे, जिन्होंने आपका फर्स्ट जैन काउंसिल के जो चेयरमैन थे, वो तो भाई यहाँ लोगों के बीच में थे ना, समाज के बीच में थे। तो अब ये क्या है, इनको तो कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो ये कपड़े पहनते थे, ये सफेद कपड़े पहनते थे, तो इसीलिए इनको क्या कहने लगे, श्वेतांबर कहने लगे, ठीक है, या फिर व्हाइट क्लैड। अगर ऐसे कंफ्यूजन होता है कि कौन किस सेक्ट का फाउंडर था, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ, अगर आप जैन आर्किटेक्चर की बात करोगे तो बहुत सारी गुफाज है। स्पेशली अगर आपको पता हो तो एक हाथी हाथी गुम्फा है जो कि किसका था, खारावेला का था। हमने क्या पढ़ा था, जो चेदी डायनेस्टी थी, चेदी डायनेस्टी सतवाहना वगैरह के बाद हमने चेदी डायनेस्टी पढ़ा था, राइट। तो जो चेदी डायनेस्टी थी, चेदी डायनेस्टी के जो सेकंड थर्ड जो आपके बाद के रूलर थे खारावेला, और उनकी जो वाइफ थी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, ये जो है ये जैनिज्म के फॉलोअर थे। तो इन्होंने अपना उदयगिरी, खांदागिरी केव्स और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में जैनिज्म को लेकर लिखवाया है चीजें। नेक्स्ट आ जाता है दिलवारा टेम्पल। दिलवारा टेम्पल जो है, इसका बहुत सारे अपने टेम्पल्स है, माउंट आबू वाले राजस्थान वाले रीजन में 3-4 टेम्पल्स है। तो ये जो दिलवारा टेम्पल्स है, जब भी आप माउंट आबू घूमने जाते हो तो बोलते हैं दिलवारा टेम्पल जाना। तो दिलवारा टेम्पल जो है ये जैनिज्म से रिलेटेड है। गिरानार और पालिटाना गुजरात में भी, जैसे आपने देखा ना सेकंड जो जैनिज्म वाली काउंसिल थी वो वल्लभी में हुई थी, तो वहां पे भी आपका जैनिज्म को लेके अच्छा खासा चीजें हैं, ठीक है। फिर आ जाता है पावापुरी टेम्पल हमारे राजगृह में, वो भी आपका जैन टेम्पल है। गोमतेश्वर टेम्पल या फिर बाहुबली टेम्पल जो है श्रवण बेलागोला में, जहां पर आपका ये भद्रबहु और चंद्रगुप्त मौर्य गए थे काया वगैरह करने, वो भी आपका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट किंग्स आप देख सकते हो जैसे बिम्बिसारा वगैरह, ये सब कहीं ना कहीं इन्होंने पैटर्नाइज किया है। संप्रति थे, ठीक है, मौर्यन में मगध में चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसरा भी थे, आजीविका सेट को लेके भी वो काफी वो करते थे, ठीक है। उसके बाद साउथ इंडिया में अलग अलग डायनेस्टीज थी। तो ये इतना ही आपका जैनिज्म से लेके इम्पॉर्टेंट था। ये आप यहीं पे आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म खत्म होता है, और साथ ही साथ आपकी एंशिएंट हिस्ट्री भी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री की भी आपकी 3-4 वीडियोस आएंगे, और उसमें भी आपका मेडिवल हिस्ट्री पूरा हाईलाइट करके खत्म हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, मंथ एंड, आज देखो 23 तारीख है, ठीक है, 23 तारीख है, और आई विल ट्राई कि 31 अक्टूबर तक, जैसे ही आपका अक्टूबर खत्म हो तो आपका एंशिएंट और मेडिवल खत्म हो जाए। उसके बाद स्पेक्ट्रम सीरीज जो है वो आपको सर बहुत अच्छे से करवा देंगे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम आप एक बार बहुत जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो कंप्लीट कर लोगे तो आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, दिसंबर के महीने में सिर्फ रिवीजन करना है। अभी भी आप अगर प्लेलिस्ट और सीरीज नहीं फॉलो कर रहे हो, अभी भी टाइम है, जाइए, जाके प्लेलिस्ट देखिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका सिलेबस जो है वो नवंबर तक आप फिनिश कर ले, और फिर और सिर्फ रिवीजन करें। डेट आ चुकी है आप लोगों की, जनवरी 2026 में कभी भी पेपर हो सकता है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि 13 जनवरी को पेपर रख दे, फिर 10 दिन तो एडमिट कार्ड और ये सारी चीजों में ही निकल जाता है, और एक कहीं ना कहीं एंजाइटी भी हो रही होती है, पता नहीं कैसा एग्जाम आएगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो सिर्फ 60 दिन बचे हैं, इट्स हाई टाइम नाउ। फेस्टिवल्स है, फिर भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।